So let's continue our discussion for 2024 पेपर. क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे. uh, ठीक है. सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड ऑफ कोर्स निमोनिक्स अगर किसी ने याद किए हुए हैं तो दिस इज अ ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन. ये आपका सही होना ही चाहिए. इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग देन यू आर एक्चुअली पुशिंग योरसेल्फ वे बैक इन द रेस फॉर प्रीलिम्स. नहीं होगा प्रीलिम्स अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे तो. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड अपॉन नॉलेज. सेवेंथ पे आते हैं. So according to me, it was a moderate question which required knowledge and logic. एंड यहाँ पे भी कंटेस्ट है, मतलब इसका आंसर्स में कंटेस्ट है. काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका बी दिया था. मेरे हिसाब से ए होना चाहिए. अब पता नहीं यूपीएससी क्या देगा, बट जो भी देगा आंसर, जो भी आए, एग्जाम हॉल में इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, वो इम्पोर्टेंट है देखने का. एंड मुझे जो भी मैंने रिसर्च की उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ए होना चाहिए. बट ठीक है, अगर बी हुआ तो आप लोग अपने जो भी प्रीलिम्स कॉपी आप लोग बना रहे हैं उसमें आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का अगर आया तो इसका आंसर यूपीएससी ने बी दिया हुआ था, जो भी है. ठीक है. द क्वेश्चन इज रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल चीज है, सही लग रहा है. मतलब ये स्टेटमेंट वन दे दिया है. देन सेकंड स्टेटमेंट इज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन. अगेन मतलब इट्स अ जेनरिक नॉलेज विच मोस्ट ऑफ अस नो. द थर्ड स्टेटमेंट इज रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक है. अब इसके ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ए इज की स्टेटमेंट टू एंड थ्री दोनों मिलके एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट वन को, दोनों करेक्ट है तभी एक्सप्लेन कर रहा है. बी इज, तो बेसिकली स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चन को इट हैज यूपीएससी स्प्लिट इट एज स्टेटमेंट वन and then statement 2 and 3, where statement 2 and 3 combined would become explainers of statement 1. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. अब इसमें पॉइंट क्या है कि यू नो दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अच्छा, बी इज की ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सी इज only one of the statements 2 and 3 is correct and explains statement 1, and D is neither statement 2 or statement 3 is correct. मतलब इस पूरे क्वेश्चन का ओनर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 पे है. सो अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन. हम लोग मतलब अगेन ये एक ऐसी चीज है जो बचपन के मतलब साइंस के क्लास 6 7 8 वाले में आपने कभी ना कभी इस चीज को पढ़ा होगा कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है. कार्बोनेशन टाइप का एक प्रोसेस होता है जब भी हम लोग केमिकल या फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं. तो जो स्टेटमेंट 3 है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो जब भी केमिकल विदरिंग होती है उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं विच इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस. बेसिकली क्या है कि पानी जब भी गिर रहा है तो वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, चाहे वो NO2 है या फिर NOx है या SOx है, मतलब सल्फर के गैसेस हैं, नाइट्रोजन के गैसेस हैं, या इवन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वाटर कैन रिएक्ट विद ऑल ऑफ देम एंड देन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स बिकॉज वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवा सकता है. तो अगर बस आप ये लॉजिक भी अगर लगा रहे हैं कि पानी जब वो बरस रहा है तो साथ में एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं इट कैन रिएक्ट विद देम एंड फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, तभी एसिड रेन का कॉन्सेप्ट आया है. एसिड रेन में हम लोग ये नॉर्मली भी पढ़ते हैं कि NOx के एसिड्स बन जाते हैं H2O के साथ रिएक्ट करके, SOx के एसिड्स बन जाते हैं H2O के साथ रिएक्ट करके, एंड कार्बोनिक एसिड तो बनता ही है क्योंकि आठ में ये ओशंस में जो एसिडिफिकेशन होता है उसमें कार्बोनिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है. तो अगर इतना सारा लिटरल नॉलेज अगर आप यूज करेंगे, इतना सारा लॉजिक अगर आप यूज करेंगे, तो एटलीस्ट आपको इतना पता रहेगा कि स्टेटमेंट 2 एंड 3 गलत नहीं हो सकते. मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा ही. मतलब कोई भी तरह का गैस जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर कैन रिएक्ट विद इट एंड फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप स्टेटमेंट 2 एंड 3 को बोल देंगे कि नहीं स्टेटमेंट 3 गलत होगा या स्टेटमेंट 2 गलत होगा. तो जैसे ही आप इस चीज पे पहुंचते हैं तो एटलीस्ट इतना समझ में आ जाता है कि स्टेटमेंट ए एंड बी में से कोई एक होगा, सी एंड डी तो नहीं होगा. अब उसमें अगर आप देखते हैं कि क्या दोनों मिल के स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई एक भी काफी है स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करने के लिए. तो अगर रेन वाटर मतलब स्टेटमेंट टू में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेन वाटर इंटरेक्ट कर रहा है तो कार्बोनेशन का प्रोसेस मतलब कार्बोनिक एसिड बना रहा है. तो स्टेटमेंट टू तो है ही एक रीजन वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए, तो वो तो है. अब रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. अगर रेन वाटर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंटेन करता है, ये हमने पहले अपने लॉजिक से ये समझ लिया है कि जितने भी
टाइप के एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं रेन वाटर, उसको अपने अंदर या तो वो केमिकली रिएक्ट कर सकता है या इट कैन असिमुलेट इटसेल्फ इनसाइड, मतलब वो गैसेस को वो अपने अंदर असिमुलेट कर सकता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेन वाटर रखता है अपने साथ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, क्या वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और हेल्प नहीं कर सकता? मतलब अगर एटमॉस्फेयर में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अगर रेन वाटर के पास है, तो H2O प्लस CO प्लस O2 करके क्या कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में वो हेल्प नहीं कर सकता? सो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गोइंग विथ रेन वाटर कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इस लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 3 शुड ऑल्सो बी करेक्ट, विच विल contribute to the weathering of rocks by creating acids by helping in the process of oxidation. बट सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है कि नहीं, केवल स्टेटमेंट 2 ही उसका सही एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट 3 के कारण कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। मैंने जितना सोर्सेज ऐसे रिसर्च किया देखा, उसमें डायरेक्टली ऐसे कहीं नहीं लिखा कि जो थर्ड ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके कारण नहीं हो रहा वेदरिंग। आप साइंस डायरेक्ट का ये वाला लिंक में देख सकते हैं कि डेटा शोज दैट रेन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक। अब ऑक्सीडाइजिंग वो कैसे बन रहा है? एक तो उसके अंदर जो H2O के अंदर अपना O वाला मॉलिक्यूल है, O वाला जो एटम है उसके कारण बन रहा है, एंड दूसरा इफ इट इज कंटेनिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो उसको और ज्यादा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। सो इट इज क्लियरली रिटन हियर इन दिस साइंस डायरेक्ट वाले इसमें कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन टुगेदर विथ अमोनियम नाइट्रेट। Hence, I think that both statement 2 and 3 are correct and they are the correct explanations for weathering, क्योंकि दोनों help कर रहे हैं उसके formation of acids and then weathering of rocks में। जिसने भी अभी 2024 का दिया है, क्या लॉजिक लगाया आपने एंड किस तरीके से यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। या सर जैसा मैथ लग रहा है ना मेरे को सर, अगर अगर रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑब्वियसली सर ऑक्सीजन भी होगा। तो ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर एक गैस अगर एटमॉस्फेयर की है तो दूसरी गैस भी होगी, क्योंकि रेन वाटर ऐसा एज सच कोई एडवांस केमिकल तो है नहीं कि सिर्फ एक चीज को अपने पास रखे दूसरे को ना रखे। वेरी नाइस लॉजिक। एक्चुअली यही है, मतलब दैट इज द इंटायर थिंग कि रेन वाटर अपने आप में किसी भी चीज को असिमुलेट कर सकता है। सो दक्षता का है कि इट्स ऑल्सो देयर इन चैप्टर इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, चैप्टर वेदरिंग बाय ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, माय लॉजिक फ्रॉम नॉलेज। हाँ सही बात है, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेन वाटर के अंदर होना उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को और एग्रावेट करता है, विच इज हेल्पिंग इन दैट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। सो आई थिंक स्टेटमेंट ए शुड बी द आंसर फॉर दिस। देखते हैं बाकी क्या आता है इसका आंसर। आगे बढ़े इसमें, किसी को और कुछ बोलना है, शेयर करना है? हाँ तो अगर न्यू टाइप ऑफ ऑप्शन भी है अजय, तो फर्क क्या पड़ रहा है? अगेन हम वही कर रहे हैं ना कि हम नॉलेज एंड लॉजिक को ये कर रहे हैं। एंड अगर आप इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ा इन्वायरमेंट वाला भी, ऑल ऑफ द अबव वाला टाइप का लॉजिक लग रहा है। कि आप दावे से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत ही होगा या फिर वो ऑक्सीजन, मतलब लेट्स से ए एंड बी में से आंसर है, ठीक है, तो हम इतना तो मान रहे हैं कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट 3 करेक्ट है तो फिर वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, क्या वो कोई भी रोल नहीं प्ले करेगा? क्या वो ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करेगा? तो उस तरीके से हमें भी सोचना होगा। तो ऑल ऑफ द अबव टाइप का ये ऑप्शन बन जाता है, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन कैन यू रिलेट विथ जो इन्वायरमेंट वाला या फिर अभी हमने पायरोक्लास्टिक वाला ये किया था? एग्जैक्टली, इट इज नॉट इजी टू प्रूव कि OX इज नॉट प्रेजेंट, एंड इफ OX इज प्रेजेंट देन वो, इट इज अगेन नॉट इजी टू प्रूव कि नहीं उसका कोई रोल ही नहीं हुआ या फिर उसने हेल्प नहीं किया एसिडिफिकेशन के प्रोसेस में। संदीप का क्वेश्चन है प्रोबेबली ऑप्शन कौन से सही होंगे, लाइक ओल्ड मेथड इफ आई फाइंड वन स्टेटमेंट रॉन्ग आई एम इजीली एबल टू गेट आंसर। नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं संदीप। या तो आप अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए, पूछ लीजिए। ऐसे लिखा जो है आपने उससे समझ में नहीं आ रहा है आपका डाउट क्या है। हाँ एग्जैक्टली exactly. जो आप कासवान आप बोल रहे हैं कि निगेट करना बहुत मुश्किल है, तो हमेशा उस तरीके से भी सोचना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं ना, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई कि आप अगर कोई चीज को मना कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज को दावे से आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो गिव अ गुड लॉजिक टू योर ओन माइंड रिगार्डिंग इट। ऐसे ही बस कुछ भी नहीं ये कर देना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है शर्लॉक होम्स? नहीं संदीप, वो दो स्टेटमेंट में होता है, एक रॉन्ग तो दूसरा सही होगा। ये वाला थ्री स्टेटमेंट है, चेक ऑप्शंस ऑल्सो। अच्छा, वो ऑप्शंस को ही देख के संदीप पूछ रहे थे क्या? संदीप थोड़ा दिमाग खुला रखेंगे, ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं तो आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क द क्वेश्चन अगेन। अच्छा, अब 8 पे आते हैं। सॉरी। या सो मैपिंग। तो हमने एक देखा कि एक कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वो हमने कैसे मैपिंग, अगर अफ्रीका का मैप याद रहता तो कोटे डिवॉयर वाला क्वेश्चन हो पाता लॉजिक लगा के भी। अगर नहीं भी आ रहा होता उसका डायरेक्ट आंसर, तब भी सिर्फ मैपिंग के अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। हम्म। तो ये हो गया। अब इसमें व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी? तो ऑफ कोर्स अगर किसी को मैप बहुत अच्छे से याद है तब तो उसको तुरंत ही पता रहेगा कि रशिया नहीं करता, एंड फिनलैंड जो है वो तो बॉल्टिक सी के पास है। तो इसका आंसर ओनली टू है। इसको मैं मॉडरेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज ऑफ मैप्स इसके लिए तगड़ी होनी चाहिए, मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए दुनिया के सारे रीजन्स, जो जो भी इंपॉर्टेंट रीजन्स है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, जब रशिया यूक्रेन बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो वो पूरा रीजन जो है यूरोप का, आपको पूरा यूरोपियन लैंडमास एज वेल एज इंपॉर्टेंट सीज अराउंड यूरोप, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग इन दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा बात है, यूपीएससी बोल रहा है कि क्या तुमको सारे इंपॉर्टेंट सीज, सारे इंपॉर्टेंट लैंड मासेस, सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बॉर्डर्स, ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है? दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत इजी भी हो सकता है। ऑल इट रिक्वायर्स इज गुड नॉलेज ऑफ मैप्स एंड गुड अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड इन द वर्ल्ड। जरूरी नहीं है कि आपने इसके लिए बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स या फिर कोचिंग के कंपाइलेशंस पढ़े, बस इतना पता है कि हाँ, अगर कुछ हो रहा है यूरोप में वॉर, तो हमें यूरोपियन मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिकली। किसी और ने कुछ और लॉजिक लगा के इसको बनाया है? हाँ बिल्कुल, नॉर्थ पाइपलाइन भी था न्यूज में। PT 365 में डायरेक्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि PT 365 की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का पूरा लैंड मास, आपको यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब के लैंड मासेस एज वेल एज इंपॉर्टेंट सीज, ओशन करेंट्स, रिवर्स, जो भी पिछले बार, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आपको पता रहेगा कि यूपीएससी किसके अराउंड पूछता है। वो रिवर्स के अराउंड पूछेगा, बॉर्डर्स के अराउंड पूछेगा, सीज के अराउंड पूछेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो आप मैप बार बार देख के उसी चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे। आकाश सर, मेरा सर इसे लॉजिक। मैंने तो रिलेट किया था हाँ बताइए। सर कि नॉर्थ सी के बगल में यूके है, और यूके का फ्रांस और जर्मनी के साथ हमेशा वार होता रहता था, तो आसपास ही होंगे। तो बहुत उससे मैंने बढ़िया। जर्मनी होगा, ये तो पक्का हो गया, दो हो गया तो एक हो गया। अब वेरी आया नाइस। नॉर्वे और फिनलैंड, तो ये दोनों पास पास में है और रसिया थोड़ा दूर हो जाता है। तो हम्म। चार हट गया, हम्म। जर्मनी होगा। अब फिनलैंड और नॉर्वे में एक सेलेक्ट करना चाहता, तो वनली टू या वनली थ्रू थ्री बच रहा था मेरे पास। हम्म। तो मैंने देखा कि फिनलैंड और नॉर्वे दोनों आसपास में, इतने ही दिमाग में आ रहा था मेरे पास। तो हम्म। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो फिनलैंड होना चाहिए तो नॉर्वे होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वनली टू मार दिया। बहुत बढ़िया। गुड लॉजिक। वेरी नाइस। तो अगेन एवरीबडी शुड लर्न कि लेटरल थिंकिंग कैसे काम करती है एग्जाम हॉल में। हिस्टोरिकल नॉलेज का यूज किया गया है यहाँ पे, कि यूके की लड़ाई किसके साथ होती थी? जर्मनी फ्रांस, ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप, ग्रेट पावर राइवलरी चलती थी। तो इसका मतलब किसके अराउंड, अगर इफ यू नो कि यूके नॉर्थ सी के अराउंड है तो यू कैन रिलेट। रशिया दूर है इतना, सारे लोगों ने एटलीस्ट उसको एलिमिनेट कर लिया होगा, आई एम होपिंग। अगर किसी ने नहीं किया है तो भाई पढ़ लो अच्छे से। तो वेरी गुड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अगर किसी को डायरेक्टली नॉलेज से नहीं पता है तो। वेरी गुड थिंकिंग। आपका नाम क्या है, इफ यू वांट टू रिवील? विक्की कुमार सर। वेरी नाइस विकी। ऐसे ही लैटरल थिंकिंग रखना है प्रीलिम्स के दौरान, दिमाग खुला रखने से होता है। सो आकाश का लॉजिक है, मेरा लॉजिक ये था कि रशिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सही बात है, सो उसे पहले ही कैंसिल कर दिया, सही बात है। एंड देन फिनलैंड उस वक्त न्यूज में था बिकॉज ऑफ नेटो मेंबरशिप एंड शेयरिंग बॉर्डर विथ रशिया। वेरी नाइस। तो वही है कि सेम आंसर पे आप बहुत अलग अलग तरीके के लेटरल नॉलेज एंड थिंकिंग यूज करके आप पहुंच सकते हैं, न्यूज आइटम्स को भी आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करके पहुंच सकते हैं। तो पीपल शुड लर्न सर कि कैसे। हाँ प्लीज गो अहेड।
सर मैं ये लॉजिक लगाया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जो था, जर्मनी का अटैक हुआ था रशिया पे, तो लंबा रास्ता था जर्मनी को पहुंचने के लिए। तो मैं ये सोचा कि रशिया और जर्मनी तो पास पास है नहीं, तो ये लॉजिक भी लगा सकते हैं क्या? हम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जैसे विकी ने लॉजिक लगाया कि यूके और जर्मनी पास पास है तभी इतनी अच्छे से लड़ाई कर पा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और रशिया, मतलब जर्मनी हार गया रशिया पहुंचते पहुंचते बिकॉज दूर था। ये लॉजिक भी बिल्कुल लगा सकता है। ये सब कब है, जब आपको डायरेक्टली एकदम मैप नहीं याद आ रहा, तो ये सब इस तरीके से सोचना ही पड़ेगा। आप आंसर मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। इस क्वेश्चन को कोई नहीं छोड़ सकता जिसको भी प्रीलिम्स निकालना है। और अगर नहीं छोड़ सकते हैं एंड याद भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर दिमाग लगाएंगे। एंड दिमाग किसी भी तरीके से लगाएंगे। वो हिस्टोरिकल नॉलेज से लगाएंगे, करंट इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से सोच के लगाएंगे। अब किसी ने PT 365 पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। So I hope people learned a lot from this question. Thank you for everyone who shared their own logics. सीखना है इन सब चीजों से। सर हाँ अजय। मतलब ये मेरा गलत हुआ था कि मैंने ना ओवर थिंक करा, क्योंकि हम्म। एक्चुअली क्या हुआ, रशिया का जो छोटा सा पार्ट है ना पोलैंड के आसपास, अच्छा ओके। और मैंने मेरे को मैं वहां फंस गया, मुझे लगा शायद ये वहां ट्रिक करना चाह रहे हैं। नहीं तो अब वही बात है ना कि या तो नॉलेज हो तो पूरी हो, और नहीं तो आधी नॉलेज लेके हाँ, डूबती है। अब वो वही जो तो। रशिया का छोटा सा पार्ट है वो बाल्टिक सी वाला है, हाँ सर। वो नॉर्थ सी वाला है ही नहीं। यस सर। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी मैप्स में पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे ध्यान से करेंगे। ये एक्चुअली में एक ट्रैप हो सकता है अगर किसी को ज्यादा। ये ओवर थिंकिंग नहीं है अजय, ये एक्चुअली ना हाफ नॉलेज है। मतलब यू स्टडीड समथिंग एंड यू आर राइट टू रिलेट इट, बट सिंस यू डिड नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग यू रिलेटेड इट इन अ रॉन्ग वे। सर मैं ये पूरा रीजन याद करके गया था, मैं बाल्टिक और नॉर्थ में कंफ्यूज हो गया कि वो कौन सी साइड थी। हाँ तो इसीलिए ना कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। तो उसके और लिए क्या मुझे लगा करेंगे कि मैप शायद एकदम रटा होना चाहिए अंदर से। और सर मुझे लगा शायद यही ट्रैप डाल रहा है वो, कि रशिया लगेगा कि दूर है इसलिए, और आजकल रशिया यूक्रेन भी चल रहा है। तो वो वहीं ट्रैप फंस गया मैं। बेसिकली कुछ कर नहीं रहा था। मैंने क्या बोला, यूपीएससी चाहता है कि आपका एग्जाम निकले। वो ये नहीं चाहता कि आपका जबरदस्ती गलत करवाए वो एग्जाम में। तो या तो सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ याद रह जाए, जो कि इंसान के तौर पे पॉसिबल नहीं है। और नहीं तो फिर यस सर। लॉजिक लगाना है तो अच्छे से लॉजिक लगाना है। जैसे लोगों ने जो वर्ल्ड वॉर 2 का लॉजिक लगाया है, ग्रेट पावर राइवलरी का लॉजिक लगाया है, वो बहुत अच्छा लॉजिक था। यस सर। यस। ब्रेंडी बोल रही है क्रिमिया, मैंने नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कंफ्यूज करके गलत कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो जो ये सब बोलते हैं ना लोग, कंफ्यूज कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं ये सब ऐसा नहीं है कि आपने कंफ्यूज कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको नहीं आता है वो चीज। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रीलिम्स इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपको चीजें याद नहीं रही। एंड अगेन ये कार्डिनल सिन है एक तरीके से। अगर आपको मैप्स याद नहीं रह रहे जो एकदम ब्रेड एंड बटर होना चाहिए, तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इस चीज को एक्सेप्ट करके देन अगली बार अच्छे से और पढ़ाई करनी है। यस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही लोग प्लीज कीप ऑन शेयरिंग, जिसने भी जिस तरीके से किया हो। अच्छा, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब 2023 वाला उस टाइप पे एक सेशन में ये किया था कि अगर कोई कोई क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है, कि आप कुछ ज्यादा ही अंदर घुस रहे हैं। एंड फिर वैसे क्वेश्चंस वैसे लोगों का जनरली प्रीलिम्स नहीं निकलता है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मतलब आप देख रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स बन गया है यहाँ पे, आपको 9 चीजें पता होनी चाहिए आपस में रिलेट होके। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है, नहीं आता एग्जाम हॉल में, छोड़ दो, आगे बढ़ो। इस पे इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा दिमाग लगा के भी इसका आंसर होने वाला है ओनली वन। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसको पता है कि नहीं नहीं धुआंधार जो है वो मालवा में नहीं है, या फिर रिवर उसको पता है, मतलब रिवर रन ये है लेकिन मालवा में नहीं है। जेरसोप्पा भी उसको पता है, जॉग फॉल्स जो है वो नेत्रावती में नहीं है, श्रावती में है, चलो वेस्टर्न घाट्स पता है। मतलब कोई एक चीज भी आपको नहीं पता है, आपको या तो रीजन नहीं पता है या रिवर नहीं पता है, वो वाटरफॉल का नाम नहीं पता है, तो आपको ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एंड लेट्स से आपको पता भी है कि हाँ हुंड्रू जो है छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा, अगर आप उस रीजन से हैं, रांची से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, तो आपको अगर ये पता भी है, तब भी जरूरी नहीं है कि आप 1 और 3 में से आप करेक्ट कर देंगे। एंड कई लोगों का ट्रैप यहाँ पे हुआ है जहां पे लोगों ने ओनली 2 मारा है, बिकॉज धुआंधार मालवा एंड नर्मदा को भी उन्होंने सही मार दिया है। एंड कई लोग जिनको नहीं पता था वो थर्ड को भी सही मार के आए, नेत्रावती एंड श्रावती में कंफ्यूज करके। So my point is this is an extremely difficult question to solve in exam. And if you don't know it, leave it and आगे बढ़ जाइए। अगर कोई इसको
दिल पे लेके एंड इससे लड़ाई करके एग्जाम में अपना वो टाइम भी वेस्ट करेगा एंड वो गलत भी करके आएगा। आवाज एंड अगर बंद ही कोई कर इस लो। या या तो पढ़ ही लो या टीवी देख लो। क्या बोल रहे हैं आप? आपका आवाज नहीं आया अच्छे से सलून। हेलो। अच्छा ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। सो इससे लर्निंग क्या आई लोगों ने, मतलब या तो आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में अगर बहुत अच्छे से आता है, एकदम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हो कि 9 के 9 फैक्ट एक साथ आते हैं, तभी मारो ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो आगे बढ़ो। नहीं आता है तो, बिकॉज मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी टाइम वेस्ट कराने के लिए and गलत कराने के लिए ही देता है। अब दिक्कत क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिल को लगने वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि ये स्टैटिक के पार्ट है एंड ये तो लोग पढ़ते हैं, तो लोग को लगता है कि यार ये तो पढ़ा है, ये तो सुना है। अब इस 9 के 9 फैक्ट में लोगों ने 3 4 फैक्ट नाम सुना होगा, अब उसके कारण लोग दिल पे लेंगे एंड पक्का मारेंगे एंड पक्का गलत होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये प्रीलिम्स निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, शाइनी बोल रही है वन डाउट, व्हाट इज अ डाउट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड So, आस्क इट। yeah, am I audible? यस। So the doubt is like यहाँ पे जैसे इस question में I did not know all the answers. तो when we are seeing the difficult portion वाले questions होते हैं, तो उसमें like a lot of people say कि मतलब सारे करके आओ, even if you don't know attempt them. तो should we attempt them या ऐसे 4 5 questions should we skip? देखो शैनी, सबसे पहली बात है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली नॉलेज वाले या रैंडम फैक्ट वाले होते हैं। अगर उसमें दिमाग लगा के आप नहीं बना सकते हैं एंड वो प्योर नॉलेज है या फिर प्योर रैंडम फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, तो इट्स बेटर दैट यू लीव इट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग लगाने से आप कुछ कुछ सोच के बना सकते हैं, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड द एग्जैक्ट थिंग। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जस्ट बच्चों की ईगो हर्ट करने के लिए है एंड उनका टाइम वेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज ये ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। बट मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको 9 के 9 फैक्ट एग्जाम हॉल के अंदर पता होंगे, फिर भी लोग ईगो पे लेके मारेंगे। अब किसी का गलती से सही हो जाए वो बात अलग है, लेकिन टाइम सबका ये वेस्ट कराएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए एग्जाम में एंड आपको 9 के 9 एक बार में नहीं पता है, तो आप उसको मतलब कुछ गोला करके उस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ जाओ। बाद में अगर आप देखो कि आपका अटेम्प्ट बहुत कम हो रहा है, मतलब आप 80 85 ऐसे ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 90 आप टच नहीं कर पा रहे हो, या फिर मान लो 2023 के जैसा पेपर है जिसमें कि 80 इज ऑल्सो गुड अटेम्प्ट, आप 60s में ही हो, तब आप ऐसे आके अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस गलत करवाने के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए ही होता है। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्योर नॉलेज इन द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो सम रैंडम नॉलेज, सो इट्स बेटर टू लीव दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड गो अहेड। ठीक है। 10th क्वेश्चन जो है, अगेन अब ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये 4x3 दे दिया 12। लेकिन ये पिछले वाले से थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, मतलब एक पैराग्राफ में सारे माउंटेन्स के बारे में एंड ब्लॉक एंड फोल्ड माउंटेन्स जब हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली देयर इज अ सेक्शन इन एनसीईआरटी वेयर इट इज गिवन कि कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स है, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं एंड वो कौन कौन से रीजन में है। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जनरली हम लोग किसी भी कोचिंग अगर से आप पढ़े होंगे या फिर यूट्यूब में भी आप वीडियोस देखे होंगे, तो इन सारे नाम आए होंगे आपके पास एंड वो किस टाइप के माउंटेन है ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है आगे तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। बट मेरे हिसाब से ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है। अगेन इट इज बेस्ड अपॉन प्योर नॉलेज, इसमें आप क्या दिमाग लगाइए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा बात है। किसी ने कुछ दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाया है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। Has somebody solved this question with any other knowledge or logic apart from what is given in NCRT? ठीक है। तो I think this is a question which is again purely based on knowledge, but this knowledge one should have because it is given in NCRT as well as it is expected from a serious aspirant to know these facts. हाँ बिल्कुल, मेंस पीवाईक्यूज में भी आया, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रीलिम्स एंड मेंस का पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है।
हाँ, नो टू ऑप्शन करेक्टली एंड ऑल्सो फॉलो यूपीएससी ट्रेन, चार में से दो ठीक होता है। अब सही बात है, अब और कुछ नहीं है, अगर मान लो कि मारना है एंड याद आ रहा है कि पता चल गया कि दो सही है, तो इतना रिस्क ले सकते हैं जो रोहित बोल रहे हैं कि सर ये वाला मैंने रिस्क लिया था कि ही न्यू टू क्वेश्चंस, टू ऑप्शंस करेक्टली एंड फॉलोड द यूपीएससी ट्रेंड की चार में से दो ठीक होता है। रिस्की है बट हाँ, इतना तो लेना पड़ता है यार एग्जाम में। So can I say something about it? या प्लीज गो अहेड। सो जैसे अब मेरा ये किस्मत अच्छा था सर, एक वही वाला कि अगर अगर तीन ऑप्शन है तो ओनली टू ही करेक्ट होगा। तो मुझे जल्दी जल्दी में मुझे ये फील हुआ कि दो दो फोल्ड माउंटेन्स दिया है, तो मुझे ये श्योर हुआ कि फोल्ड माउंटेन एक रॉन्ग दिया ही होगा। तो उस चक्कर में मुझे अज्यूम हो गया कि एक फोल्ड माउंटेन वाला रॉन्ग होगा, तो बचा तीन, तो ओनली टू कर दे, तो और किस्मत अच्छा रहा, मेरा करेक्ट हो गया था। होता है एग्जाम हॉल में, ये सब भी करना पड़ता है। सो आई टोटली रिलेट टू यू। एट द एंड ऑफ द डे बस इतना सीखना है कि अब ये टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको सबको ही मारेगा और ये मारना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में, बिकॉज यहाँ पे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता हो। सो दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। कूल, आगे बढ़ते हैं। 11 भाई, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर नॉलेज फैक्ट्स नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है इसको सही करना, मतलब एटलीस्ट मुझे तो लगा। पता नहीं बाकी लोगों का क्या सीन था इसमें। तो कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स: डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। In the recent past, which of the following above have been constructed as greenfield project? Greenfield project क्या होता है? जो एकदम नया नया बना हो। अब जब सर्च कर रहा था तब तो मिल गया कि हाँ ठीक है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। अब डोनी पोलो जो है वो असल में ईटानगर एयरपोर्ट है, अरुणाचल वाला। तो इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसको आप इस तरीके से सोच सकते थे कि विजयवाड़ा थोड़ी डेवलप्ड सिटी है, तो वहां पे पहले से एक छोटा एयरपोर्ट या ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब मैंने जो इस तरीके से एग्जाम में जब इसको सॉल्व किया था, मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया था। मुझे लगा कि विजयवाड़ा में ग्रीन फील्ड क्या ही बन रहा होगा, वहां पे होगा पहले से, तो मैंने थ्री को एलिमिनेट कर दिया था। थ्री को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो एक ही ऑप्शन बनता है, बचता है। मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था। किसी और ने इसको और किसी तरीके से सॉल्व किया था क्या? हाँ बढ़िया। Sir, actually, I had the same approach. Vijayawada International Airport वो पहले domestic airport था and then recently वो international किया था. So I think first two options ही correct है. And Vijayawada में बहुत पहले से है. It's a big city यस एग्जैक्टली। सो relatively. दैट्स व्हाट आई सेड कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो दे दिया था। अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ बार बार, यूपीएससी आपका आंसर सही कराना चाहता है। उसको जब गलत कराना होगा तो वो प्रॉपरली आपका गलत करवा देगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा, वो फॉल्स वाटरफॉल्स वाले में। यहाँ पे वो चाह रहा है कि आपका सही कराना, इसीलिए इसने ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री नहीं दिया। अगर यहाँ पे ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री दे देता तो किसी का सही नहीं होता पूरे कंट्री में। इतना तो आप अग्री करते हैं? इसका मतलब वो चाह रहा है कि आपका सही हो जाए, तो इसीलिए उसने एक ऐसा ऑप्शन दिया कि एक एलिमिनेट कर दो तो बाकी सारे से बन जाएगा। ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाने से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम हॉल में। बना भी, आई थिंक काफी सारे लोग बता रहे हैं, जैसे पवी बता रही हैं, मेरा भी जब मैं बना रहा था तो सही ही हुआ था। तो So can I यस share एग्जैक्टली। something? प्रियांक बोल रहे हैं मूवी, एक एक मिनट, तो मूवी में देखा था। मैं वही बार बार बोलता हूँ ना कि लाइफ में आपने जब भी जो भी किया हो ना, तो प्रीलिम्स में ना पूरा दिमाग खुला रखना चाहिए। कहीं पे कोई चीज, देखी हुई चीज कब कहाँ हेल्प कर जाए, यू नेवर नो। हाँ हिमांशु, प्लीज गो अहेड। सर सर इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सर तीन ऑप्शन में सर थ्री है। तो सर पहले जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखें तो सर थ्री मतलब ज्यादातर है जो सेम नंबर मतलब तीन ऑप्शन में रहता है, तो वो आंसर होता ही नहीं है। अरे तो उस लॉजिक से तो वन भी है तीन ऑप्शन में, टू भी है तीन ऑप्शन में। सर नहीं है सर, वन ओनली टू में है, आप डी देख एन लीजिए सी तो। में। तो सर मेरा ये गैस से सही हुआ। मतलब आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड लॉजिक, क्योंकि तीनों, वन टू एंड थ्री, तीनों तीन तीन ऑप्शंस में है। यूड हैव टू सर टेक अ ओनली कॉल। थ्री, सर थ्री। आई एम नॉट गेटिंग यू कि आप ओनली थ्री क्या बोलना चाह रहे हैं। सर जो थ्री है ना नंबर, हाँ हाँ सर हाँ वो ओनली बी सी एंड डी में है। हाँ हाँ। तो सर ऐसा मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं जो आंसर हैं। तो सर वन एंड टू मेरा इसमें सही हुआ था, क्योंकि सर थ्री तीनों में ही है तो शायद गलत हो,
ऐसा मेरे को लगा। हिमांशु, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वन, आप ऑप्शन वन देख लीजिए, वो A, C एंड D में है। ऑप्शन टू जो है आपका, यस वो सर। A, B एंड D में है। तो कैसे डिफरेंट है थ्री इन दोनों से? मतलब ऐसा लॉजिक्स आप मत लगाइए एग्जाम में, इट इज वेरी डेंजरस। लॉजिक लिटरल नॉलेज, नॉलेज के लिए लगाना है, ये सब चीज के लिए थोड़ी लगाना है। इट्स बेटर यू थिंक इन दिस वे दैट विजयवाड़ा इज अ बिग सिटी, एंड उसके बारे में हम लोग काफी सुनते भी हैं, इतनी सारी मूवीज में अगर देखा है तो। मतलब समझिए, आप जो बोल रहे हैं आप खुद से देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, एंड वैसा मत यस सर। कीजिएगा आगे। तुक्के से आपका सही हो गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे, बट आगे वैसे कीजिएगा तो काफी हार्म हो सकता है एग्जाम में। सर एक लॉजिक ये लगा सकते हैं क्या कि अगर कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बन रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पर बन नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बनाने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो नहीं इसको नहीं नहीं, ग्रीनफील्ड बनाना बैड ऐसे लॉजिक। नहीं आप देख लीजिए, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है क्योंकि वहां पे वो बुद्धिज्म सर्किट को बढ़ावा दे रहे थे। हो। ओके सर। तो ये वाला लॉजिक आप नहीं लगा सर सकते, क्योंकि दो, अच्छा, और आप क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज दो ऑप्शंस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया हुआ है, राइट? इसका मतलब कोई एक ना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा होगा पक्का से, ग्रीनफील्ड। समझ रहे हैं? यस सर। सर एक कंफ्यूजन और था, जैसे सभी कह रहे क्या? हैं कि विजयवाड़ा डेवलप्ड है, तो सर कुशीनगर भी थोड़ा डेवलप टाइप है, तो इसमें कैसे समझेंगे कि ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका कि कुशीनगर भी डेवलप्ड है, लेकिन उस टाइम पे कुशीनगर न्यूज में भी था, शायद पीएम वहां गए थे कि यहाँ बुद्धिज्म सर्किट बनाना है। तो यूपीएससी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आपको कुशीनगर के बारे में तो पता होना चाहिए कि हाँ, अभी वहां नया नया एयरपोर्ट बनाने के लिए पीएम गए हैं और बोल रहे हैं। Sir, can समझ रहे I हो आप? add something? अपोजिट Because लगाया था सर आपके। हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड पवी। Uh, I'm from Andhra, Vijayawada is currently it's the only airport which is very near to our capital, current capital Amravati. And Kushinagar, it's not like Kushinagar बिहार में है ना, उधर बहुत सारा और भी बड़ा cities है, but Vijayawada is the only big city in Andhra. So पहली बात, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, एंड दूसरी बात की इंटेंट इस हाँ, क्वेश्चन का यही था कि कुशीनगर में पीएम गए थे वो बुद्धिज्म सर्किट के लिए, इसी साल गए थे। दैट्स वाई कुशीनगर के बारे में यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको पता हो। एंड अगर आपको कुशीनगर के बारे में पता है तो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले ऑप्शन है, कि ये भी लॉजिक से बन सकते हैं कि दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले हैं तो दोनों में से कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। ये हमने पिछले बार के भी पैटर्न्स में देखा है, 2023 में तो ये काफी ज्यादा काम किया था। right sir, तो वो right भी sir. आप इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं। मैंने सर तो ठीक है। ऐसे ही बनाया था सर। हाँ, इसमें काफी सारी चीज सीखने के लिए है यार, ये वाले क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरीके से आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। सर हाँ, सर प्लीज सॉरी गो टू अहेड। स्पीक इन या नहीं, बिटवीन, आई सॉरी पर क्यों यार, सर बोलो। सर सर पर ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू में अगर दो से तीन वर्ड अगर सेम वे में रिपीट हुए ना, तो उन हम्म। दोनों में से यूजुअली कोई एक ही करेक्ट होता है। और सर हाँ, आपके अकॉर्डिंग अगर ऐसा जाए तो हम लोग 50-50 में तो अपने आप आ जाते थे। है इट्स बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 3, एंड उसमें तो चांस लेना ही चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अभी अगर 2023 का पेपर मैं जब करवाऊंगा तो यू वुड बी साइड टू सी कि कितने जगह वो सेम लॉजिक लग रहा है। सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस में से कोई एक ही सही होता है, वो रूल बन गया था एक्चुअली में। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता हो ये चीज, राइट? यस दो सर, तरह का सर होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक होता है होमोजीनियस ऑप्शंस की क्वेश्चन, ऑप्शंस का इंटेंट सेम है या फिर ऑप्शन सेम लॉजिक वाले हैं तो वो दोनों साथ में सही होंगे। एक होता है सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस, जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स हैं लेकिन वर्ड्स ऑफ दोज ऑप्शंस आर सेम। तो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस में हमेशा एक गलत होता है, एक सही होता है, इस टाइप का लॉजिक होता है। तो 2 and 3 इज सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन, यस। लार्जेस्ट पोर्ट वाला जो था वहां पे वो था, और भी दो तीन क्वेश्चंस थे उसमें। सो सर दैट लॉजिक भी है, लेटरल नॉलेज है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी लॉजिक है। बहुत सारे तरीके से इसको सोचा जा सकता था एग्जाम में। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ कुछ बोल रही हैं। आई अप्लाइड वन नॉलेज बट फिर वो गलत हो गया। मुझे क्या? लगा कुशीनगर वाज द प्लेस जहाँ पे बुद्धा को महापरिनिर्वाण मिले थे, तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो मुझे लगा फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रॉम चाइना जापान पहले से ही आते होंगे, तो यहाँ पे पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता होगा। तो इसलिए मैंने टू को एलिमिनेट करके 1 and 3 कर दिया, तो वो गलत तो हो गया। क्वीन, आपको पता है ना क्वीन एलिजाबेथ स्वर्ग सिधार गई? हाँ, यू नो अबाउट दिस करंट अफेयर्स, राइट? यस, नो, कुछ तो बोलिए।
तो आई कांट, लाइक मुझे समझ नहीं आया। अरे मतलब मेरा ये पॉइंट है कि थोड़ा सा तो करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए ना। तो इस पूरे क्वेश्चन का इंटेंट ये था कि थोड़ा पता होना चाहिए कि कुशीनगर में गए थे पीएम एंड वो सारा उस टाइम पे हो रहा था। ये 2023 लेटर 2023 की ही बात है। तो वो एक चीज है जो कि एक्चुअली यूपीएससी चाहता था कि आपको पता हो। ठीक है। सो थोड़ा सा दुनिया के बारे में भी खोज खबर रखना चाहिए, अवेयरनेस रखना चाहिए। सिर्फ पीटी 365 पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ। सर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आप एक बार बता सकते हो क्या होता है एग्जैक्टली? नए सिरे से जो भी कुछ बनता है, मतलब वहां कुछ नहीं है, तुम बना रहे हो नए से। जैसे नवी मुंबई में अभी एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसमें एकदम नया जमीन अधिग्रहण किया गया है। लैंड हैज बीन एक्वायर्ड एंड देन एन entirely न्यू एयरपोर्ट वुड कम देयर। एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो विजयवाड़ा में हुआ कि तुम्हारे पास पहले से कोई इंफ्रा है, तुम उसको और अपग्रेड कर रहे हो किसी और चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विजयवाड़ा हैड अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इट वॉज बीइंग अपग्रेडेड टू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इट वुड बी कॉल्ड एज अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। अब अमरावती में अगर कोई नई सिटी बन रही है तो दैट वुड बी अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। जैसे एक फिनांस सिटी बन रही है गुजरात में, दैट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अगर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हो तो दैट बिकम्स अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। या शाइनी सर, was this a question, a combination of CA ancient history as we reach Vijayawada in history? बिल्कुल। देखो शाइनी, every question in prelims in UPSC is a combination of many things। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिमाग कौन कौन से अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके लगा पाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स जो है ना वो बहुत अमेजिंग, 100 पजल्स हैं आपके पास, आपको पजल सॉल्व करने हैं। अब उस पजल सॉल्विंग में आप कितना दिमाग लगाइए, कहाँ से भी लगाइए, दैट्स अप टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 मिनट्स ही बाकी हैं, या फिर ये 2 मिनट्स में क्या ही करें। चलो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड, द परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अब यार देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी है। ठीक है, क्यों इजी है? यार 1 ही मिनट बाकी है। ठीक है, विल डू क्वेश्चन नंबर 12 अगले सेशन में आई थिंक। आज किसी को और कोई सेशन करना है क्या? uh, सिंधु दूर का सर बना कर है। लेते हैं कुछ क्वेश्चंस तक। चलो ठीक है, मैं एक और सेशन का लिंक भेजता हूँ। 1 ही मिनट बाकी है। जिसको ज्वाइन ओके करना है सर, कर लेना। ठीक है। थैंक यू आई सर। स्टॉप द सेशन हियर। ओके सर। या